नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंटो बाई ओम जी पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ओम गोटिया। चलिए आज आपको बहुत दूर देश की यात्रा पे लिए चलते हैं, यूरोपीय देश की यात्रा पर, जहां पे बहुत ही ज़्यादा महासंग्राम मचा हुआ है, जहां पे बहुत ही लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, वहां पे बहुत ही बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर इन प्रोटेस्ट के पीछे क्या राज है और ये घटनाएं क्यों हो रही है, इन्हीं सब के बारे में अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं एक राष्ट्रपति टीवी चैनल पर आए और कोविड-19 के खिलाफ कहे कि वोडका पियो, सोने को जाओ, कुछ नहीं होना, ये कोविड वोविड कुछ नहीं है, ये सब पागल बनाने की बातें हैं, ऐसा कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। और थोड़े दिनों बाद खुद को ही कोरोना हो जाता है, खुद को ही दवाई लेनी पड़ती है, खुद को आइसोलेट होना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पूर्व यूरोपीय राष्ट्र बेलारूस के राष्ट्रपति की, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको क्यों चर्चा में बने हुए हैं? हाल ही में बेलारूस की जनता सड़कों पे निकल आई है, इसके पीछे की क्या घटनाक्रम है? चलिए हम शुरुआत करते हैं बेलारूस की आज़ादी से। बेलारूस यूएसएसआर का पार्ट था। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, तो यूएसएसआर का एक पार्ट के रूप में बेलारूस निकल के सामने आता है। बेलारूस के एक आज़ाद देश बनने के पश्चात वहाँ पे पहली बार इलेक्शन 1994 में होता है और उसी इलेक्शन में चुने जाते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और कहा जाता है कि आज तक हुए कुल 6 इलेक्शंस में जो 6th इलेक्शन अभी हालिया हुआ है, उनमें से वही एक 1994 का इलेक्शन था जो फ्री एंड फेयर था। अदर देन दैट लुकाशेंको अपनी तानाशाही के बल पर जीत ही जाते हैं। अब थोड़ी सी फिजियोग्राफी समझ लेते हैं कि ये देश कहाँ पे बसा हुआ है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनमें रसिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है। जब भी हमारे दिमाग में यूरोप की बात आती है तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि वहाँ डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब भी कोई ना कोई तरह का इंडेक्स निकल के बाहर आता है, चाहे वो फ्रीडम इंडेक्स हो, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो, तरह तरह के जो सूचकांक जारी किए जाते हैं, उनमें सबसे अच्छी जो कंडीशंस रहती है वो यूरोपियन कंट्रीज की रहती है। लेकिन यहाँ बेलारूस की कुछ अलग ही कहानी है। वहाँ पर आज तक कभी भी फ्री एंड फ्री इलेक्शन हुए ही नहीं। वहाँ पर ऑथोरिटेरियन तानाशाह का शासन, तानाशाही इतनी है कि अगर सरकार के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो आपको टेररिस्ट समझा जाएगा। हो सकता है कि आपको जेल में डाल दिया जाए या हो सकता है कि आपको गोली तक मार दी जाए। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि यूरोपीय राष्ट्रों में केवल एक ही राष्ट्र है जहाँ तानाशाही बची है और वो राष्ट्र है बेलारूस। तो चलिए अब हालिया घटनाक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेलारूस में इलेक्शन की बारी आती है। यह 6th टर्म का इलेक्शन था। इलेक्शन में एक तरफ अलेक्जेंडर लुकाशेंको थे तो उनके 3 ओपोनेंट्स थे। अब ओपोनेंट्स के नेम थोड़े से कठिन है तो मैं उनको थोड़ा सा देख के आपको बता देता हूँ। उनमें एक थे विक्टर बारबारिंको। विक्टर बारबारिंको को इलेक्शन लड़ने से पहले ही इन्होंने रोक दिया और कहा कि भाई साहब आपके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो वो रेस से बाहर हो लिए। नेक्स्ट है वालेरी सेपकालो। वालेरी सेपकालो को एक अलग तरह से बाहर किया गया। कहा कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम 1 लाख सिग्नेचर चाहिए। वो तो आपके पास है ही नहीं, आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? अपना रास्ता पकड़िए और यहाँ से निकलिए। अब थर्ड कैंडिडेट जो बचे थे वो थे सर्गेई टिकानोव्स्की। सर्गेई टिकानोव्स्की जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और उनकी लोगों के बीच में अच्छी खासी पकड़ थी। ये एक फेमस यूट्यूबर भी हैं और इन्होंने लोगों के बीच जाकर के लोगों की समस्याओं को जाना, गृहस्थ लोगों की समस्याओं को जाना, कृषकों की समस्याओं को जाना, युवाओं की समस्याओं को जाना कि आखिर देश क्या बदलाव चाहता है, बदलाव की बयार कहाँ से निकल रही है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से एक ही राष्ट्रपति देखा है, क्या इस देश में बदलाव जरूरी नहीं है? तो यहाँ से निकल के आती है एक नई क्रांति। लेकिन फिर वही हुआ
इनको भी पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। कहा कि आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अब चुनाव का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता है तो आखिर कोई बचता ही नहीं है। अब कौन लड़ेगा चुनाव? फिर इनकी वाइफ सामने आती है, जो कि एक टीचर है, पेशे से टीचर है। उनका नाम स्वेतलाना टिकानोव्स्की है। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी। स्वेतलाना टिकानोव्स्की इलेक्शन लड़ती है। उनकी रैलियों में भारी भरकम भीड़ रहती है। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि अलेक्जेंडर लुकाशंस्की को टेंशन हो जाती है कि उनकी रैलीज में जहाँ मात्र 1000-2000 की भीड़ होती है, वहाँ कईयों 10,000 की भीड़ रहती है, लाखों की भीड़ रहती है। आखिर ये भीड़ क्यों आ रही है? ये चिंताएं अलेक्जेंडर लुकाशंस्की को बहुत ही ज़्यादा टेंशन में ले आती है। अब इसके ऊपर किस तरह का रोक लगाई जाए? तो चुनाव का दिन नज़दीक आता है और चुनाव का दिन था 9 अगस्त 2020। 9 अगस्त को चुनाव होता है। लोग भयंकर रूप से देश में बदलाव देखने के लिए घरों से निकल के बाहर आते हैं और भारी मात्रा में वोटिंग होती है। और कहा जाता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है बेलारूस के कि जब इतनी संख्या में लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रह करके चुनाव में वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार किए। लेकिन 10 तारीख को फिर से चुनाव का रिजल्ट आता है और अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीत जाते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि जो स्वेतलाना चुनाव के लिए जनता के बीच में इतनी घूमी, लोगों ने भयंकर सपोर्ट किया, उनको मात्र 10% वोट मिलते हैं और अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% वोट मिलता है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, एक तरफा चुनाव कैसे जीत गए। अब लोगों को इस जनमत पे किसी भी तरह का विश्वास नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि इन वोटों की फिर से काउंटिंग। जनता रोडों पे उतर आती है और तरह तरह के आरोप लगाती है कि इन वोटिंग्स की फिर से गिनती की जाए। लेकिन लुकाशेंको ने कहा कि जो भी बाहर आएगा उनको एज ए टेररिस्ट ट्रीट किया जाएगा। अगर आप बाहर आते हैं, सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत से लोगों को पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, भूखे तक रखा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठाएं। लेकिन जनता यहाँ मानने वाली कहाँ थी? जनता बहुत भारी संख्या में रोडों पे निकल के आ जाती है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हज़ारों की संख्या में लोग रोडों पे निकल चुके हैं। और वहाँ के एक प्रसिद्ध जो चौक है उसका नाम है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। वहाँ पे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जनता तरह तरह के नारेबाजी करती है। लुकाशेंको को आखिर बाहर आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपको दूसरा राष्ट्रपति चाहिए तो मुझे मारना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको दूसरा राष्ट्रपति नहीं मिल सकता। हाँ, क्योंकि वो तो तानाशाह है ना। एक तानाशाह के लिए इसी तरह की बातें करना आसान होती है। जनता बदलाव की बयार चाहती है। भयंकर रूप से पूरा उटपटांग तरीके गए अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन जनता मानती नहीं है। आखिर वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है, उसका नाम है कॉकरोच रिवॉल्यूशन। स्वेतलाना के पति ने कहा था कि आखिर आपको अगर देश को बचाना है तो इस कॉकरोच को देश से बाहर निकालना होगा। वही कॉकरोच अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इसको स्लीपर रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया गया। जिस तरह से कॉकरोच को मारने के लिए चप्पल का यूज करते हैं, उसी तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यहाँ से भगाने के लिए आपको या मारने के लिए चप्पल का यूज करना पड़ेगा। तो ये रिवॉल्यूशन निकलती है, देश में एक बदलाव की बयार आती है। यूरोपियन राष्ट्रों को ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये डेवलप नेशन है, लेकिन यहाँ की कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ पर 2011 में इन्फ्लेशन 106% पे पहुँच गई, जीडीपी माइनस में ग्रोथ रेट चली गई और तरह तरह की बेरोजगारी, गरीबी बुरा तरीके से बढ़ रही। लेकिन लुकाशेंको को सिर्फ चिंता है तो अपने रिज़ाइन की। वो चाहते हैं कि मैं अपने पद पे बना रहूं, देश जो है मैं ही चलाऊं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका काफ़ी विरोध किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, सब देशों ने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई और इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करने के लिए या फिर इसकी रिकाउंटिंग करने के लिए
प्रस्ताव पारित किए, लेकिन एक राष्ट्र है जो लुकाशेंको के साथ खड़ा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि चुनाव से पहले लुकाशेंको ने कहा था कि इन चुनावों में रसिया धांधली करवा सकता है और मुझे हरा सकता है, लेकिन जब जीत गए तो वही लुकाशेंको, जब उनके खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट होने लगे तो सीधा रसिया की तरफ मुंह कर दिया, कहा हमारी सरकार को बचाना अब आपका काम है। आखिर रशिया ने कहा कि या तो मान जाओ बेलारूस के लोगों, नहीं तो हमें सेना उतारनी पड़ेगी और हम मना तो देंगे आप लोगों को, क्योंकि कुछ चिंता उन्हें भी सताई जा रही है। अगर बेलारूस में कुछ क्रांति होती, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो क्रांति की आग, जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज में वो आग फैली थी, रिवॉल्यूशन हुई थी, लीबिया में हुई थी, तो इस तरह की रिवॉल्यूशंस आगे बढ़ते बढ़ते कहीं अफ्रीका के देशों में जैसे फैली, वो हो सकता है कि बेलारूस से उसकी आग रशिया में चली जाए, लोग ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक सोच रखने लग जाए, तो वही आग हो सकता है कि रशिया पहुंच जाए। तो रशिया ने कहा कि हम अपनी मिलिट्री उतार देंगे, हम जितना सहयोग हो सकता है बेलारूस की गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन पुतिन को कुछ और चिंताएं भी हैं। चिंता ये है कि बेलारूस के लोग हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए और कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाने लग जाए, तो ये सब बातें इंटरनेशनल लेवल पे फैल जाए और मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में अर्थात रसिया में भी इस तरह की बातें फैलने लग जाए और मेरे खिलाफ भी लोग हो जाए। इसके साथ ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ज़्यादा इंडिया के ऊपर इस घटनाक्रम का किसी भी तरह से प्रभाव होने वाला नहीं है, लेकिन इंडिया की अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की जहाँ तक बात है तो एक वोट बेलारूस का भी होगा। तो इंडिया को अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट चाहिए तो बेलारूस का सहयोग जरूर चाहिएगा। तो भारत को बिना कुछ इंटरफेयर किए हुए दुनिया किस तरफ अपनी राय लेती है या दुनिया की हवा किस तरफ चलती है, उसके हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आज के टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, आपको कहता हूँ अलविदा। हाँ, एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी भी तरह का मुझे रिवेन्यू जनरेशन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय बाय।